हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का न्यूज विद एस्फोरस के यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है उसके माध्यम से हम क्लास 8 के 5 जुलाई को होने वाली टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 को लेकर साइंस सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव वाइज टाइप के क्वेश्चन के देखेंगे, जिसमें से आपके वायरल प्रश्न होंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 में 50 नंबर ला सकते हैं अगर ये सब क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम के लिए देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को एंड तक देखते हुए चैनल को पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर ले, ताकि और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको यूं ही मिलते रहे। तो आइए देखते हैं आज के सब्जेक्ट आपके साइंस की महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिसमें आपके सारे के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपके इस प्रकार है कि ध्वनि क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है कि ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो कानों के श्रवण की संवेदना उत्पन्न करती है। तो यहाँ से बिल्कुल आप इजी वे में सीख सकते हैं कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों के श्रवण की संवेदना को उत्पन्न करती है। अगला है डियर स्टूडेंट, विश्व तापन किसे कहते हैं। तो विश्व तापन क्या है? बढ़ते हुए पौधाघर प्रभाव के कारण पृथ्वी के ताप का बढ़ना विश्व तापन कहलाता है। तो आप बिल्कुल इजी वे में लिख सकते हैं कि बढ़ते हुए पौधाघर प्रभाव के कारण पृथ्वी के ताप का बढ़ना विश्व तापन कहलाता है। अगला एडिशन तीसरा नंबर क्वेश्चन, और उनका क्वेश्चन है कि वायु के मुख्य संघटक क्या हैं। तो याद रखिएगा, वायु के मुख्य संघटक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन है। वायु के जो मुख्य संगठन है वो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ें हैं वायु के मुख्य संघटक। ये 5 चीज़ों को आपका नाम लिखना है, 2 और ये 4 चीज़ों के आपके नाम लिखने कौन कौन से। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन, ये सब क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। अगला है डियर स्टूडेंट्स, सवाल है कि झारखंड के कोई 3 सूखाग्रस्त क्षेत्रों के नाम लिखें। झारखंड के कोई 3 सूखाग्रस्त क्षेत्र जहाँ पे सूखा ज़्यादातर पड़ता है उनका नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, झारखंड के सूखाग्रस्त जो क्षेत्र हैं वो है गढ़वा, पलामू और लातेहार। याद रखिएगा कि झारखंड के जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं और उनका नाम लिखिएगा गढ़वा, पलामू और लातेहार। याद रखिएगा। अगला है स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, 28 से 30 दिन तक स्राव की सामान्य अवधि है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये सब सारे के सारे क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से 6ठा नंबर, प्रकाश के 7 रंगों के नाम लिखो। प्रकाश के 7 रंग कौन कौन है। तो याद रखिएगा, लाल, केसरिया, पीला, हरा, नीला, नील और बैंगनी। ये सब 7 रंग हैं जो आपके प्रकाश के 7 रंगों में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो आपके टाइप दिखा जा रहे हैं, जो क्वेश्चन के टाइप हैं वो आपके पूरी बोर्ड लेवल की है, जैसे कि बोर्ड में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है डियर स्टूडेंट्स 7वां नंबर सवाल। 7वां नंबर सवाल है कि घर्षण किस पर निर्भर करता है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको कई बार बताया कि पृष्ठों की प्रकृति पर घर्षण निर्भर करता है, या पृष्ठों की प्रकृति पर घर्षण पर निर्भर करता है। ये चीज़ आपको याद रखने हैं। अगर आप चैप्टर वाइज नहीं देखे हैं तो इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको चैप्टर वाइज साइंस बताए गए। हर एक चैप्टर का अलग अलग से वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, तो उनको आप जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, ओजोन परत के क्षय से क्या नुकसान हो सकता है। आपको पता है ओजोन परत क्या होता है। तो ओजोन परत जो है ना, वो हमारे आसमान में जो होती है एक परत होती है, जिसका नुकसान से क्या हानि हो सकता है, जिसका क्षय से क्या नुकसान हो सकता है। तो ओजोन परत के क्षय से मनुष्य में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या उत्पन्न हो सकते हैं। तो त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी बुरी तरह प्रभावित होती है। तो याद रखिएगा, ओजोन परत के नुकसान से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद आदि रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी बुरी तरह होती है। ठीक है। अगला है जी स्टूडेंट्स कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो लिखिएगा आंसर, हमें हमारी जैव विविधता को बचाना चाहिए क्योंकि एकल जीव का पृथ्वी पर अस्तित्व संभव नहीं है। जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी पर जीवों में संतुलन बना रह पाता है। कहने का मतलब है कि हमें जैव विविधता को इसलिए बचाना चाहिए कि एकल जीव, यानी कि एक ही जीव, अगर सिर्फ मनुष्य रहेंगे तो ये दुनिया संभव नहीं है। अगर मनुष्य रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे और जानवर नहीं रहेंगे, जंतुएं नहीं रहेंगे, तो सिर्फ अगर मनुष्य हो जाएंगे तो कई ऐसी चीजें हैं जो इसका विकृति उत्पन्न हो जाएगा। तो याद रखिएगा, हमें हमारी जैव विविधता को बचाने के लिए बचाना चाहिए क्योंकि एकल जीव पृथ्वी पर अस्तित्व संभव नहीं है। जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी पर जीवों में संतुलन बना रह पाता है। याद रखिएगा। अगला है, कुछ आदिवासी वन
जिसको हम लोग जंगल बोलते हैं, किस जो आदिवासी वन या फिर जंगल पर निर्भर करते हैं। आपको पता है कि आदिवासी जो लोग होते हैं, कुछ आदिवासी लोग, वो तो जंगल या फिर वन पे ही निर्भर करते हैं। कैसे? तो देखिए कितना सिंपल सा आंसर लिखा गया कि आदिवासी लोग वनों में या वनों के निकट रहने वाले लोग होते हैं। ये लोग अपनी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति वनों से प्राप्त उत्पादों से करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ आदिवासी वनों पर निर्भर करते हैं। तो बिल्कुल सटीक सा आंसर लिखा गया कि आदिवासी जो लोग होते हैं या तो वो वन में रहते हैं या वन के निकट रहने वाले लोग होते हैं। ये लोग अपनी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति वनों से प्राप्त उत्पादों से करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ आदिवासी वनों पर निर्भर करते हैं। तो ये बिल्कुल इजी सा आंसर था, आपको ऐसा ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में। सब 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। अगला है डियर, जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत हैं? तो देखिएगा, जल में अवांछनीय जैविक या अजैविक पदार्थ के मिलने के कारण इसकी गुणवत्ता में गिरावट आने को जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू वाहित मल, कृषि रसायन। तो ये सब जल प्रदूषण क्या है? तो जल प्रदूषण क्या है, एक बार और देखिए, जल में अवांछनीय जैविक या फिर अजैविक पदार्थों के मिलने के कारण इसकी गुणवत्ता में गिरावट आने को जल प्रदूषण कहा जाता है। और जल प्रदूषण के जो स्रोत हैं वो है औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू वाहित मल, कृषि रसायन। तो ये सब सारी चीजें जो है वो जल प्रदूषण के कारक हैं, मतलब स्रोत है। और जल प्रदूषण जो है ये है। अगला है, ध्वनि की प्रबलता किसे कहते हैं? इसके आयाम से क्या संबंध है? तो आइए देखते हैं ध्वनि की प्रबलता किसे कहते हैं। तो लिखा गया है कि ध्वनि तरंग के इकाई क्षेत्रफल में जितनी ऊर्जा होती है वही ध्वनि की प्रबलता की माप होती है। तो लिखा गया, ध्वनि तरंग के इकाई क्षेत्रफल में जितनी ऊर्जा होती है वही ध्वनि की प्रबलता की माप होती है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है, जबकि जब कंपित वस्तु का आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। जब कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो ध्वनि प्रबल होती है। तो यही लिखा गया है डिस्कशन की ध्वनि तरंग क्या है? तो ध्वनि तरंग के इकाई क्षेत्रफल में जितनी ऊर्जा होती है वह ध्वनि की प्रबलता की माप होती है। और ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की प्रबलता किस पर? उसके आयाम पर निर्भर करती है। जब कंपित वस्तु का आयाम कम होता है तो ध्वनि मंद होती है। जब कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो ध्वनि अधिक उत्पन्न होती है या प्रबल होती है। ठीक है। अगला है डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन 13 नंबर, परावर्तन के नियम बताइए। तो परावर्तन के 2 नियम है। तो पहला नियम क्या है जी? पहला नियम है कि आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर होता है, या फिर उसको आपतन कोण और परावर्तन कोण भी बराबर कह सकते हैं, जिसको हम लोग आई और आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया कि आपतित कोण जो होता है वह परावर्तित कोण के बराबर है। दूसरा जो नियम है वो बोलता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होती है। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण तथा ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। अगला है डिवीजन 14वां नंबर सवाल कि परावर्तन, 14वां नंबर यहाँ पे सवाल आपको मिल जाएगा कि किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। तो ये किशोरावस्था चैप्टर से उनको परिभाषित करना है। तो किशोरावस्था जीवन काल की वह अवधि है जब जनन विकास के कारण शरीर में परिवर्तन होते हैं, किशोरावस्था कहलाती है। यह अवस्था 11 वर्ष की आयु से 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोरावस्था को टीन एजर्स भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे रिलेटेड हर एक चैप्टर से रिलेटेड अलग अलग सेपरेट वाइज क्वेश्चन बना के रखे हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि यहाँ से किशोरावस्था का हमने एक परिभाषा आपको बता दिया। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था के लक्षण क्या है, किशोरावस्था कब स्टार्ट होता है, ये सारी चीजें आपको चैप्टर वाइज वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उनको देख लें। तो किशोरावस्था क्या, एक बार मैं बता दूं, किशोरावस्था जीवन काल की वह अवधि है जब जनन विकास के कारण शरीर में परिवर्तन होते हैं, किशोरावस्था कहलाती है। यह वह अवस्था 11 वर्ष की आयु से 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोरावस्था को टीन एजर्स भी कहते हैं। अगला है 15वां नंबर सवाल, डियर स्टूडेंट्स की वर्णन कीजिए कि तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। तरल में गति कर रही वस्तुओं को उस पर लगे घर्षण बल को पार पाने में ऊर्जा की क्षति होती है। इस ऊर्जा की क्षति को रोकने और सुगम गति के लिए मछली अथवा पक्षी जैसी विशेष आकृति
वाली वस्तुएं बनाई जाती है। डियर स्टूडेंट यहाँ पे बोला कि तरल वस्तु जैसे कि आप समुद्र हो गया, आप नदियां हो गई, मतलब जो कि बहने वाली वस्तु है, उसमें एक विशेष प्रकार की वस्तु बनाई जाती है। देखते होंगे नाव इस टाइप का बनाया जाता है। तो इनका क्या कारण है? तो इनका कारण है कि तरल में गति कर रही वस्तु को उस पर लगे घर्षण बल को पार करने में ऊर्जा की क्षति होती है। इस ऊर्जा की क्षति को रोकने और सुगम गति मतलब अच्छे से गति के लिए मछली अथवा पक्षी जैसी विशेष आकृतियां वाली वस्तुएं बनाई जाती थी। तो डियर स्टूडेंट ये थे आपके आज के 15 क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 5 जुलाई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे आई होप। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में जरूर शेयर किया जाए। साथ ही डियर स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप बेहतर तैयारी कर सके। तो डियर स्टूडेंट बेहतर तैयारी के लिए आपको वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जो पड़ा है उनको आप जरूर देख लें। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।